friends, welcome back to my channel Universe of Answered Stories. First of all, thank you to everyone for understanding my problem. और चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी लाई इज़ बेटर देन ट्रूथ का पार्ट नंबर 11। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब ओइंग ने वांगजी को गेटअप चेंज करते हुए देख लिया था। तभी ओइंग वांगजी की ओर देख कर कहता है, अब मैं तुम्हें लान वांगजी बुलाऊँ या लान सीचान। जिस बात को सुनकर वांगजी कुछ कहने ही वाला था, तभी ओइंग अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा किसी भी तरह का बकवास नहीं सुनना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मौका दिया तुम्हें सच्चाई बोलने का, लेकिन तुमने मुझे किसी भी तरह का सच्चाई नहीं बोला और अभी मुझे कुछ भी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है और तुम जाना नहीं चाहोगे। मुझे कैसे पता चला कि आज तुम एस्केप रूम पर हो। जिस बात को सुनकर वांगजी अपना सर को हाँ में हिला देता है। तभी ओइंग कहता है, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन के साथ साथ सिचान के फ़ोन में लोकेशन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल किया था, जिसके चलते मुझे पता था कि सिचान अभी कहाँ पर है और मुझे ये शक था कि तुम ही सिचान हो, इसीलिए मैंने वहाँ गया। जिस बात को सुनकर वांगजी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ओइंग ऐसा कर सकता है। तभी वांगजी ट्राई करता है सिचान की तरह मुस्कुराते हुए बातें करने की, जिसे देखकर ओइंग रोते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, तुम मेरे साथ सिचान बनकर बातें करने की कोशिश मत। बात को सुनकर वांगजी कहता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी ओइंग कहता है, अगर तुम एक्सप्लेन करना ही चाहते हो तो मुझे ये बताओ, तुम हो कौन, लान वांगजी या लान सिचान। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी किसी भी तरह का जवाब नहीं दे पाता, जिसे देखकर ओइंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और उसकी ओर देखकर कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो ओइंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब ओइंग ऑफिस से वापस आ रहा था, तभी हमें दिखाता है दूसरी तरफ वांगजी खड़ा होकर उसे देख रहा था। हमें दिखाया जाता है ओइंग अचानक से गिर जाता है, जिसे देखकर वांगजी भागकर जाकर ओइंग को हेल्प करने ही वाला था। तभी ओइंग अपना हाथ दिखा देता है क्योंकि वो वांगजी का किसी भी तरह का हेल्प नहीं चाहता था। तभी वांगजी अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता था। जिस बात को सुनकर ओइंग कहता है, अगर तुम्हारा बात ख़त्म हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना है। जिस बात को सुनकर वांगजी को बुरा लगता है और वो ये देख पा रहा था कि ओइंग खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे हेल्प करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था। तभी हमें दिखा जाता है कहीं से नी हुएसंग के साथ साथ उसका बड़ा भाई निमिंजू भागकर आ जाते हैं और जाकर धीरे से ओइंग को उठाते हैं। तभी नी हुएसंग गुस्से में वांगजी की ओर देखकर कहता है, जितना मुझे दूर से पता चला कि तुम दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता ये सब किस वजह से हो रहा है, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ और ओइंग का चिंता मत करो, उसका ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं। जिसके बाद नी हुएसंग और निमिंजू मिलकर ओइंग को पकड़ के अपने कार में डाल देते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और हमारा वांगजी वहीं पर खड़ा होकर देखता ही रहता है। दूसरी तरफ हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब ओइंग थोड़ी दूर आ गया था अपने ऑफिस से, तभी ओइंग उन लोगों की ओर देखकर कहता है, मुझे आगे वाले कैफ़े में छोड़ देना। जिस बात को सुनकर नी हुएसंग मुँह बनाते हुए कहता है, लेकिन क्यों, मैं तो तुम्हें अभी घर छोड़ सकता हूँ ना। इस बात को सुनकर ओइंग कहता है, क्योंकि मुझे किसी से मिलना है। जिसे सुनकर नी हुएसंग अपने ब्रदर की ओर देखकर कहता है, ओके गर्ल, आप हम दोनों को इसी कैफ़े पे छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम लोग मिलकर आज मैं ओइंग के साथ रहूँगा और उसके घर चला जाऊँगा। जिस बात से नी मिंजू को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ तो गलत हुआ है ओइंग के साथ और ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ओइंग सैड रहे। इसके बाद हमें दिखाते हैं जब ओइंग के साथ साथ नी हुएसंग उसकी मदद करते हुए कैफ़े के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कॉर्नर वाले सीट में एक हैंडसम सा इंसान बैठा हुआ था, जिसे देखने के बाद नी हुएसंग तो एकदम ही स्टिफ हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। तभी नी हुएसंग को हिलाते हुए ओइंग कहता है, क्या चल रहा है, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जिसे ही घूर रहे हो मैं उससे ही मिलने के लिए आया हूँ। जिस बात से सुन हुएसंग खुश हो जाता है और धीरे से ओइंग के हाथ को पकड़कर उसकी ओर जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है सोंगलान खुद को वांगजी का बेस्ट फ्रेंड कहकर उन दोनों को इंट्रोड्यूस करता है, जिस बात से हमारा ओइंग चौंक जाता है, क्योंकि उसे जितना पता था
वांग जी का किसी भी तरह का दोस्त नहीं है और वो ऐसा इंसान नहीं है कि उसका कोई भी दोस्त बने। और उसके अलावा उसे लगता था सोंगलन सिर्फ उसका असिस्टेंट है। तभी सोंगलन सर हिलाते हुए कहता है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, लेकिन हम दोनों ने फ़ॉरेन में एक साथ अपना हायर स्टडीज़ कंप्लीट किया था और आपको लगा होगा वांग जी का किसी भी तरह का कोई भी दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और उसके लाइफ के हर सिचुएशन के बारे में मुझे पता है। जिस बात को सुनकर नी ह्यूसंग कुछ कहता उससे पहले ओइंग कहता है, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस बात को सुनकर सोंगलन कहता है, पहले आप लोग बैठ जाओ। उसके बाद वो वेटर को बुलाकर वहाँ पर कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तभी ओइंग कहता है, सीधे पॉइंट पे आओ, मुझे अभी कुछ भी पीने का मूड नहीं है। तभी सोंगलन उसे सब कुछ बता देता है कि वांग जी ये सब क्यों कर रहा था और ये सब कुछ करने के लिए वो खुद को कितना प्रेशराइज कर रहा था। जिस बात को सुनकर इनके साथ साथ नी हसन को भी बुरा लगता है, लेकिन गलत तो गलत है ना, वो गलत को सही नहीं कर सकते ये कहकर कि इस वजह से हुआ था। अगर वो चाहता वो ये सब कुछ के बारे में उइंग को पहले ही बता चुका होता जब ये दोनों ने एक दूसरे को अपना फीलिंग कन्फेस किया था, लेकिन वांग जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तब भी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद वो सभी लोग अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वांग जी अपने ब्रदर सिचन से मिलने के लिए उसके ग्रेवयार्ड गया था, तभी वो वहाँ पर अपने मॉम को देखता है, जिसे देखकर उसे बुरा लगता है और वो कुछ ना कहकर, यानी कि वो अपने मॉम के सामने ना आकर ग्रेवयार्ड के अंदर चला जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ से दिखाया जाता है हुयंग, जो कि हमारे उइंग के कॉलीग है, राइवल, वो दूर से वांग जी का फोटो क्लिक कर रहा था। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वांग जी जब जाकर अपने मॉम के हॉस्पिटल में पहुंचता तो वो अपने मॉम की ओर देखकर कहता है, मॉम आप आज सुबह कहीं गई थी। जिसे सुनकर मिसेस लान कहते हैं, मैं इस हॉस्पिटल को छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ जब तक तुम्हारा परमिशन नहीं मिलेगा। जिस बात को सुनकर वांग जी को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को से बहलाने के लिए कहता है, मॉम मैंने सोचा है कि आज हम आप मेरे साथ लंच पर चलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सिचनगा को भी बुलाऊंगा। जिस बात को सुनकर मिसेस लानी कहते हैं, मुझे तुम दोनों के साथ कहीं पर नहीं जाना है और मुझे मेरा तबीयत अभी सही नहीं लग रहा है। और एक बात, ऐसा कहकर वो अपने पास में पड़ी गई एक स्कार्फ को उसकी ओर बढ़ा देते हैं और कहते हैं, मैं ये सिचन के लिए बनाया था, तुम इसे उसे दे देना। जिसे सुनकर वांग जी कुछ नहीं कहता और अपने मॉम के हाथों से वो स्कार्फ लेकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो स्कार्फ को पकड़ फूट फूट के रोने लगता है और उसे इतना बुरा लगता है कि क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि उसके मॉम को सब कुछ पता है कि सिचन अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाटक कर रहे हैं, जिस चीज़ से हमारा वांग जी अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी के फ़ोन पर उइंग के मॉम का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर वांग जी अपने आंखों का आंसू पोंछते हुए फ़ोन को पिक करता है और सामने वाले के सभी बातों को सुनने के बाद वो कॉल कट कर देता है। तभी हमें इवनिंग का वक्त दिखाया जाता है, वो भी उइंग के अपार्टमेंट पर, जहाँ पर उइंग के साथ साथ उसका मॉम भी बैठा हुआ था। हमें ये दिखाया जाता है उइंग ने अपने मॉम को सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से वो वांग जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और इसीलिए वो वांग जी को यहाँ पर बुलाए थे बातें करने के लिए आगे क्या करेंगे। तभी हमें दिखाते हैं घर का बेल रिंग होता है, जिस चीज़ को सुनने के बाद उइंग जाकर घर का डोर जब ओपन करता है तो देखता है सामने वांग जी है और ऐसा लग रहा था वांग जी का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर ही अंदर बहुत ही दुबला पतला हो गया था। जिस चीज़ को देखकर उइंग को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और घर के अंदर आने के लिए कहता है। तभी वांग जी जाकर उइंग के मॉम के आगे वो करते हुए उन्हें ग्रीट करता है, जिस चीज़ को उइंग के मॉम बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए कहते हैं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे के साथ ऐसे करने के। जिस चीज़ को सुनकर वांग जी कुछ एक्सप्लेन करता, उससे पहले उइंग के मॉम उसके बगल में जो एक लगेज पड़ा हुआ था उसे दिखाते हुए कहते हैं, इसके अंदर मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर लिया है और तुम इस सारे सामान को लेकर यहाँ से जा सकते हो। जिस बात को सुनकर वांग जी को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और धीरे से जाकर वो लगेज को उठाकर बाहर आने ही वाला था, तभी उइंग अपने मॉम की ओर देखकर कहता है, मॉम
आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, मुझे वांगजी से कुछ बात करना है। जिस बात को सुनकर उइंग के मॉम कुछ कहती उससे पहले वांगजी कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास हाजिर हो जाऊँगा। जिस बात को सुनकर उइंग के मॉम भी कुछ नहीं कहती। उसके बाद हमें दिखाते हैं उइंग वांगजी के साथ साथ उस लगेज को लेकर नीचे जा रहा था और बीच में ही बातें करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन मेरे मॉम में वो कैसे देख सकते हैं कि उनका बेटा इतना सैड हो। जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉम ने किसी भी तरह का झूठ नहीं बोला है। उनकी जगह पर कोई और होता तो वो ऐसा ही बिहेव करता। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़कर उइंग के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, उइंग अपना ख्याल रखना और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घर का लॉक चेंज कर लो। जिस बात को सुनकर उइंग अपना हाथों को छिड़कते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम यहाँ पर आया हूँ अपने मॉम की तरफ से तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए, और उसके अलावा मुझे कुछ भी तरह का बातें नहीं करना है और तुम यहाँ से अभी जा सकते हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से मुड़कर चला जाता है बिना पीछे मुड़े। जिस चीज़ को देखकर वांगजी को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने आंसू को रोक नहीं पाता और उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद जब उइंग जाकर अपने अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है, तभी मिसेस वे उसकी ओर देखकर कहते हैं, बेटा अगर तुम चाहते हो कि तुम ट्रेनिंग पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। जिस चीज़ को सुनकर उइंग कहता है, अभी मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मैं अभी कहीं पर भी जाना नहीं चाहता। जिस बात को सुनकर मिसेस वे कहते हैं, लेकिन बेटा किसी के जाने से लाइफ तो रुक नहीं जाता है ना, तो तुम्हें अपना फ्यूचर पर ध्यान देना होगा। जिस बात को सुनकर उइंग अपने सर को हाँ में हिला देता है और उसके बाद वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है, जिससे देखकर मिसेस वे को भी बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी भी अपने बेटे को इतना सैड नहीं देखे हैं जब से उसके डैड का डेथ हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे उइंग के ऑफिस का सीन, जहाँ पर उइंग बैठकर वो आर्टिकल के ऊपर काम कर रहा था जो कि लान वांगजी के ऊपर वो पब्लिश करने वाले थे। तभी उसका जो कॉलीग है शू आकर उइंग के पास खड़ा होते हुए कहता है, एडिटर चीफ ने बुलाया है। जिस बात को सुनने के बाद उइंग बिना अपने कंप्यूटर को लॉक किए वहाँ से चला जाता है उनसे मिलने के लिए। उसके बाद हमें दूसरी तरफ नी हुएसंग को दिखाया जाता है जो कि किसी से छुपते हुए मिल रहा था। जिस चीज़ को जब हमें उस सामने वाला इंसान का फेस दिखाया जाता है वो कोई और नहीं सोंगलन थे। तभी वो दोनों मिलकर ये बातें करते हैं कि वो कैसे हमारे प्यारे वांगसन को मिलाएंगे। जिस चीज़ से सोंगलन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई अपना फ्रेंड के लिए कुछ भी नहीं करता और ये तो अपना वक्त को जाया करके उसे मिलने के लिए आया था ताकि वो ये प्लान बना सके कैसे हमारे प्यारे वांगसन को मिला सकते हैं। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक तरफ लान वांगजी अपने कमरे में लेटकर रो रहा था, दूसरी तरफ हमारा उइंग अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक्स कर रहा था और वो रोते रोते ही लान वांगजी के नाम को ही जपते जा रहा था। ऐसे ही उन दोनों का रात बीत जाता है और सुबह हमारे उइंग का नींद एक फ़ोन कॉल से उठता है जो कि तब कब से ही बजे जा रहा था और हमारे उइंग को अपना नींद इतना प्यारा था कि वो अपने फ़ोन कॉल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। तभी वो नींद से जागकर अपने फ़ोन को बगल में ढूंढता है और जब वो अपना फ़ोन को पा लेता है तो वो अपने कॉल को रिसीव करते हुए जब फ़ोन को अपने कान में रखता है तो जब वो सामने वाले इंसान को बातों को सुनता है तो उसका नींद पूरी तरह से गायब हो गया था और वो हड़बड़ाते हुए वहाँ से बाथरूम की ओर भागने लगता है और ऐसा लग रहा था कि वो अभी तुरंत ही कहीं पर जाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। मेरे प्यारे लान वांगजी को अब उसका प्यार विभूषण मिलता है या नहीं, और हमारे उइंग को किसने कॉल किया था और उसने क्या कहा था जिसके वजह से हमारा उइंग इतना हड़बड़ा रहा है। और हाँ, और एक बात, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था ये स्टोरी को बहुत ही जल्द ख़त्म करने वाला हूँ, इसीलिए ये स्टोरी का शायद सेकेंड या थर्ड लास्ट पार्ट होने वाला है। तो के लिए अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, एन्जॉय द फेस्टिवल, हैव अ नाइस टाइम विथ योर फैमिली एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।